नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, लीजिए फिर हाजिर हैं हम कृषि से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम आप सभी के लिए रोज़ नित नई जानकारियां लेकर आता ही रहता है और ऐसा कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आगे भी ऐसी हमें पूरी आशा है। आज भी हम एक नई जानकारी के साथ हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ट्रैक्टर के रखरखाव के बारे में और एक सफल किसान की कहानी सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरसों की बुआई, गेहूं की उन्नत किस्में, बरसीम की उन्नत किस्में, रेस्ड बेड प्लांटर और मौसम की सलाह। सरसों की बुआई के लिए शुष्क क्षेत्रों में 4 से 5 किलोग्राम तथा सिंचित क्षेत्रों में 2.5 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले हमें बीज को 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए कतारों में 5 सेंटीमीटर यानी 2 से 3 अंगुली की गहराई में बोना चाहिए। बारानी क्षेत्रों में बीज के बोने की गहराई हमें नमी के अनुसार रखनी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में हमें सरसों की बुआई अक्टूबर के अंत तक कर देनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में बुआई पलेवा देकर ही करनी चाहिए। देरी से बुआई करने पर उपज में भारी कमी हो जाती है। तापक्रम 32 डिग्री से नीचे आने पर ही बुआई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में रबी की मुख्य फसल गेहूं की होती है, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है। गेहूं का उत्पादन लगभग हर तरह की भूमि में किया जाता है, जिसमें पूर्ण सिंचित, अर्ध सिंचित, असिंचित तीनों दशाओं की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। पूर्ण सिंचित JW 1203, JW 1215, HI 1544 आदि है। अर्ध सिंचित 2 से 3 सिंचाई के लिए जैसे JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531 आदि हैं। असिंचित किस्मों में JW 3228, JW 3171 आदि हैं। पशुओं को हरे चारे के लिए यहाँ समय पर बरसीम की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। बरसीम की उन्नत किस्मों में JB1, JB5, बंदेल, बरसीम 3, वरदान तथा जवाहर जय 1, JHO 822 तथा आनंद 2 T9 मुख्य हैं। रेस्ड बेड प्लांटर में गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना एवं उद्यानिकी फसलों की बुआई 2 या 3 कतारों में बेड पर की जाती है तथा बेड के दोनों तरफ बनी नालियों से सिंचाई का पानी दिया जाता है। बेड की चौड़ाई 70 से 90 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। इस पद्धति में फ्लड इरिगेशन की तुलना में लगभग 30% पानी की बचत होती है। इस पद्धति में बुआई करने के पूर्व सिंचाई करने में सुविधा होती है। एक फसल के बाद दूसरी फसल की बुआई हेतु रेस्ड बेड को पुनः आकार देकर उसका उपयोग किया जा सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को संभावित सलाह दी है कि इन दिनों मध्यम बादल से हल्के घने बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। दिन के तापमान में मामूली गिरावट एवं रात्रि का तापमान में बढ़ोतरी रहने की संभावना को देखते हुए किसान फसलों की कटाई तथा आगामी रबी फसलों के बीज का चयन कर बुआई की तैयारी करें। सब्जियों के लिए नर्सरी बनाएं और बुआई करें। उन्नत बीज एवं आदानों की समुचित व्यवस्था करें। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लहसुन के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बड़नगर में न्यूनतम 4000 रुपए, अधिकतम 8900 रुपए। देवास में न्यूनतम 5000 रुपए, अधिकतम 8000 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 5800 रुपए, अधिकतम 13000 रुपए। सागर में न्यूनतम 3500 रुपए, अधिकतम 4200 रुपए। भिंडी के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम 800 रुपए, अधिकतम 1200 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 1400 रुपए, अधिकतम 2000 रुपए।
हरदा में न्यूनतम 1,200 रुपए, अधिकतम 1,800 रुपए। देवास में न्यूनतम 700 रुपए, अधिकतम 1,300 रुपए। हरी मिर्च के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम 600 रुपए, अधिकतम 1,000 रुपए। इंदौर में न्यूनतम 200 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। सागर में न्यूनतम 800 रुपए, अधिकतम 1,200 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 600 रुपए, अधिकतम 800 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, ट्रैक्टर जो कि एक बहुत ही आधुनिक उपकरण है और इस आधुनिक उपकरण के साथ कई कृषि उपकरण लगाकर किसान भाई इसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर अपने खेतों में करते हैं और भरपूर लागत प्राप्त करते हैं। परंतु किसान भाइयों, कभी आपने सोचा है कि ट्रैक्टर जो कि आपको इतनी मददगार साबित होता है, उसका रखरखाव कैसे करना चाहिए, उसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ट्रैक्टर संबंधी सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बात करवाएंगे डॉक्टर DV सिंह से, जो आपको ट्रैक्टर के बारे में सावधानियां कैसे रखें इस पर विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। जो भी काली मिट्टी के किसान हैं उनसे मेरा अनुरोध है, वो कोशिश ये करें कि 50 से 60 हॉर्स पावर के बीच का ट्रैक्टर खरीदें। मतलब 50 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर के बीच का ट्रैक्टर खरीदें। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काली मिट्टी में उसका कारण ये है कि काली मिट्टी में हम अगर छोटे ट्रैक्टर लेते हैं तो वो कम समय में वो ट्रैक्टर सुधार मांगने लगते हैं या उनमें खराबियां आने लगती हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम छोटे ट्रैक्टर लेते हैं तो उनका अच्छे तरह से काम करने के लिए वो 6-7 साल तक काम करते हैं, उसके बाद वो उनमें सुधार की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो मेरा यह अनुरोध है, 50 से 60 हॉर्स पावर के बीच का ट्रैक्टर खरीदें। उससे क्या होगा, उससे ट्रैक्टर की लंबी आयु भी होगी और बड़े ट्रैक्टर की एक खास बात यह भी है कि बड़े ट्रैक्टरों से आप गहरी जुताई कर सकते हैं। ये मेरे देखने में आ रहा है कि जो कृषि यंत्र अब आ रहे हैं हमारे प्रदेश में, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि पहले हम दांते वाले कल्टीवेटर का इस्तेमाल बहुत करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि जिसको हम पंजा बोलते हैं या सत्ता बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको डकफुट कल्टीवेटर बोलते हैं, डकफुट कल्टीवेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि डकफुट कल्टीवेटर का इस्तेमाल जरूर करें, वो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर खरपतवार नियंत्रण के लिए है। गहरी जुताई बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम गहरी जुताई नहीं करेंगे तो खेत के अंदर पानी जो है वो नीचे नहीं उतरेगा। अगर खेत के अंदर पानी नीचे नहीं उतरेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जैसे ही पानी या बारिश होगा तो पानी थोड़ा सा नीचे उतरेगा, करीब 2.5 से 3 इंच नीचे उतरेगा, उसके बाद पानी बहने लगेगा। पानी बह के बाहर निकल जाने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पानी हमारा बह रहा है जो बहुमूल्य है। इसके अलावा क्या होता है, वो जो पानी बह के बाहर जाता है वो हमारी बहुत अच्छी जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी को भी बहा के ले जाता है। तो हमको ये इस चीज़ को बचाना है कि मेरा मुख्य तौर पर मैं आज ये किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि पंजे का इस्तेमाल या सत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, मगर उसको चारे निकालने तक ही उसको इस्तेमाल करें। टाइन कल्टीवेटर मतलब दांते वाले कल्टीवेटर का इस्तेमाल जरूर करें किसान भाइयों। और ये किसान भाइयों में ही देखा जा रहा है कि दांते वाले कल्टीवेटर अब किसान भाई धीरे धीरे दोबारा खरीदने लग गए हैं।
मुझे ये देखने में आ रहा था बहुत सारे खेतों में कि दांते वाले कल्टीवेटर जो हैं वो किसानों ने छोड़ दिए थे और पूरी तरह से पंजे पर निर्भर हो गए। कई गांव में हम जाते हैं, हमको सिर्फ पंजा दिखाई देता, दांते वाला कल्टीवेटर हमें दिखाई नहीं देता। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि दांते वाले कल्टीवेटर का इस्तेमाल करने से फायदा यह है, खेत में गहराई तक पानी उतरता है। देखिए, हर वर्ष आप मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जो रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 साल के बाद किया जाता है मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, खास तौर पर मैं आज की जो बातचीत है उस बातचीत में पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को, काली मिट्टी के किसान भाइयों को 2 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। एक तो जो भी ट्रैक्टर खरीदें वो 50 से 60 हॉर्स पावर के आसपास का ट्रैक्टर, यदि बहुत जरूरी ना हो छोटा खरीदना। अगर छोटे खरीदने की आवश्यकता है तो अलग बात है, अगर छोटा किसी विशेष कारण से आप खरीद रहे हैं तो अलग बात है। अन्यथा काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और गहरी जुताई के लिए आपको 50 से 60 हॉर्स पावर के बीच का ट्रैक्टर खरीदना है। और एक और चीज़ ध्यान रखें, मैं अक्सर किसान भाइयों से बात ये करता हूं कि ट्रैक्टर ऐसा खरीदें जो वो स्वयं चलाएं, उनका बेटा चलाए और उनका बेटे का बेटा भी चलाए, मतलब उनका पोता भी चलाए। उसका अर्थ ये है कि उसकी ट्रैक्टर की वर्किंग आयु लंबी होनी चाहिए। छोटे ट्रैक्टर क्या होता है कि किसान भाई, मैं अक्सर ये देखा करता हूं कि किसान भाई ट्रैक्टर खरीदते हैं, किस्त चलने लगती है और जैसे ही कुछ सालों के बाद किस्त जैसे ही खत्म होने लगती है वो ट्रैक्टर को बदल देते हैं एक्सचेंज में, और बदले में नया ट्रैक्टर ले लेते हैं, पुराना ट्रैक्टर निकाल देते हैं और फिर किस्त चालू हो जाती है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, किसान भाई सभी समझते हैं इन चीजों को कि आखिरकार हमारे किसान भाई कब तक किस्त देते रहेंगे। अभी हमारी किस्त खत्म हुई, मान लीजिए 6, 7, 8 साल में, उसके बाद नई किस्त चालू हो गई, तो हम लगातार किस्त ही देते चले आ रहे हैं। तो हम ट्रैक्टर पर ही लगातार किस्त देंगे तो हम बाकी काम कब करेंगे, बाकी मशीनरी कब खरीदेंगे, या बाकी जो इनपुट हैं और जो चीज़ें हैं उनको कब खरीदेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं किसान भाइयों से खास तौर पर काली मिट्टी वालों के लिए कह रहा हूँ, 50 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर के बीच का ट्रैक्टर जरूर खरीदें ताकि वो लंबा चल सके। और उसका दूसरा कारण ये है कि पीटीओ चलित बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। पीटीओ मतलब जो ट्रैक्टर के पीछे होता है पावर टेक ऑफ से चलित, जैसे रोटरी टिलर है। रोटरी टिलर जो आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, उसके लिए आपको चौड़ा रोटरी टिलर और अच्छा खेत में चलाना है तो उसके लिए आपको बड़ा हॉर्स पावर, मतलब अधिक हॉर्स पावर का ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप छोटे हॉर्स पावर का ट्रैक्टर रखेंगे और काली मिट्टी में उसको चलाएंगे तो उससे निश्चित तौर पर आप जैसा खेत तैयार करना चाहते हैं वैसा तैयार नहीं कर पाएंगे। और एक और बड़ी परेशानी ये आती है कि ट्रैक्टर पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है, डीजल का खर्चा बढ़ता है। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूं कि इन बातों को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि किसान भाइयों की भलाई इसमें है कि ट्रैक्टर उनका लंबे समय तक अच्छे से चले। ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं मानता हूं किसान भाइयों, क्योंकि मुझे बड़ा ये देख करके बड़ा अजीब लगता है कि किसान भाई किस्त खत्म होने के अगले साल से दोबारा उनकी बैंक की किस्त चालू हो जाती है नए ट्रैक्टर के लिए। तो ऐसा ट्रैक्टर लें कि कम से कम 20 से 25 साल वो ट्रैक्टर सुरक्षित चले। लेकिन 20 से 25 साल चलाने के लिए हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैक्टर को अगर हमें रखना है तो उसका पूरा हमें देखभाल करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर का जो सही रखरखाव है, जो हमको ट्रेनिंग जो भी लेनी है मैन्युफैक्चरर से या कंपनी जो सप्लाई करती है उससे हमें पूरी ट्रेनिंग लेनी है। इंस्टॉलेशन करवाना मतलब खेत में वो ट्रैक्टर चला के दिखाएगा, पूरी जानकारी देगा और पूरी सावधानी से हमें कोई भी यंत्र चलाएं कृषि का, सावधानी पूरी की पूरी रखें किसान भाइयों। तो मेरा ये अनुरोध है कि ट्रैक्टर जो भी चलाएं या यंत्र जो भी लेके आएँ, ऐसा यंत्र लाएं और उसका पूरा रखरखाव करें, उसका पालन पोषण करें ठीक से। तो ये निश्चित कह सकता हूं कि बहुत लंबी आयु तक, लंबे समय तक हमारा ट्रैक्टर सफलतापूर्वक चल सकता है। मगर किसान भाइयों, मैं दोबारा इस बात को आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि हम जो पंजा और सत्ता चलाते हैं, खास तौर पर खरीफ के लिए, रबी की परिस्थिति अलग होती है। रबी में खेत तैयार करना और खरीफ में खेत तैयार करने में बहुत फर्क है। तो मैं सोयाबीन के जो भी किसान है या अन्य किसान, उनसे सबसे अनुरोध करता हूं कि गहरी जुताई जरूर करें। और अब तो एक नया सबसॉइलर आ गया है जिससे खेत का पानी खेत में रह सकता है। खेत का पानी खेत में रखने के लिए एक सबसॉइलर, एक दांते का एक ट्रैक्टर चलित यंत्र आ गया है जिससे खेत का पानी खेत में रुकता है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आप देखेंगे खेत का उपजाऊ मिट्टी बहती नहीं, खेत का पानी खेत में नीचे उतरता है। उससे आपको खरीफ की फसल के बाद अगर आप आलू की लें या गेहूं चने की लें तो खेत में पानी मौजूद होता है। इसके लिए सबसॉइलर के ऊपर भी किसान भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि सबसॉइलर अगर एक ही मशीन है जो कि आप ध्यान रखिए सोयाबीन या कोई भी फसल के लिए
खेत का पानी, खेत का जो नारा बार बार दिया जाता है, उसके लिए सब सॉइलर चलाना बहुत ज़्यादा आपको किसान भाइयों आवश्यक है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान भाई सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते हैं। किसान भाइयों, जैसे जैसे कृषि जगत में प्रगतिशीलता बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे ही हमारे किसान भाई भी प्रगतिशील होते जा रहे हैं। परंतु हमारे किसान भाई कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस प्रगतिशीलता की दौड़ में अपने सभी कार्यों को दूसरों से अलग किया है और अपना एक अलग ही मुकाम कायम किया है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम एक सफल किसान के बारे में जानेंगे, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरे पास 19 एकड़ के करीब ज़मीन है जो उबड़ खाबड़ और पथरीली है। उसको मैंने समतल करके पत्थर बनवा कर उसको कराया और उसमें पानी की भी कमी है, पानी कम रहता है। विभाग के कर्मचारी अधिकारी मेरे पास पहुँचे तो उनने सलाह मशवरा दी कि आपको इनको समतल ही करवा कर जैविक खेती करना चाहिए। मेरे पास 11 गायें हैं जो देसी है और उनसे गोबर जो निकलता है, गोबर गैस है, 2 गोबर गैस बनवाए हैं जो उनसे गोबर गैस पर ही रोटी बनती है और खाना बनता है और गोबर गैस से ही लाइट जलती है। कुएं पर हम रहते हैं, उस ज़मीन पर ही, और ज़मीन पर ही रहते हैं और वहीं पर हम मान लो जैविक खेती करते हैं। गेहूँ, चना और जवार इनकी खेती, और हमने मान लो कि जो कुछ सब्जियों की भी खेती की है। उसमें गोबर की खाद जब डालते हैं वो नाडेप का खाद डालते हैं, उससे बहुत अच्छी वो सब्जी मान लो उसमें स्वादिष्ट भी अगर अच्छा आता है। जो रासायनिक खाद डालते हैं उसमें स्वाद नहीं रहता और सेहत भी कमज़ोर बनती है। मैंने मान लो कि एक और प्रयोग किया था कि गेहूं में जब उसमें गाय का गोमूत्र डालते थे, गोमूत्र इकट्ठा करके और गोमूत्र डालते उसका छिड़काव करते हैं, उससे गेहूं पर कलर भी अच्छा आता है और गेहूं का दाना भी अच्छा बनता है। प्रिय भाइयों किसानों, मैंने मान लो कि जो 2 एकड़ में बगीचा भी लगाया। हार्टिकल्चर से लोग पहुँचे, उसमें बगीचा आम के 100 पेड़ लगाए हैं और अमरूद के भी लगाए और वो अब बहुत बड़े हो गए हैं, कम से कम 12-13 साल हो गए उनको लगाने और फल देने लगे हैं, अच्छे फल लगते हैं जो, और अमरूद भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। उससे बेचकर आमदनी भी अच्छी होती है। प्रिय भाइयों, हमें भी मान लो कि जो खेती में कुछ फसलों के आधार से दूसरे भी
करना चाहिए। जो अगर हम बगीचा लगाएंगे उसमें आम का, अमरूद का और संतरे का, तो उससे हमें और आमदनी अच्छी मिलेगी। और हमें जैविक खेती में आत्मा बोर्ड में भी, जहाँ ज़िले में सदस्य हूँ, उनसे भी मुझे आत्मा बोर्ड से जानकारी मिलती रहती है। हमारे गांव में गरडिया डांगे में आत्मा बोर्ड से मान लो 25 लोगों की एक समिति बनाई है। समिति बनाकर उसमें उसका रजिस्ट्रेशन भी आत्मा बोर्ड ने कर दिया। और आत्मा बोर्ड से हमें विभिन्न जानकारियाँ मिलती रहती है। वो जैविक खेती पर अधिक जोर दे रहे हैं। इससे जो रासायनिक खाद से या दवाइयों से और इनसे मान लो कि जो हमारा भोजन पदार्थ जहरीला होता है, उससे वो बहुत अच्छा बनता है। जो गोबर गैस का खाद है वो भी बहुत अच्छे, केंचुए के खाद भी हमने वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं, उनसे केंचुए का खाद भी लेते हैं। और एक और मैंने वो किया था कि गोबर गैस के खाद को निकाल कर उसको सुखा कर उसको कुटवा कर और उसको जब वो थैलियों में भरवा कर रख दिया। रखने के बाद में जब उसको हमने छनवाया तो वो बिल्कुल चाय जैसा हो जाता है। और उसको मैंने भर मान लो कि गेहूँ में, चने में या सोयाबीन में मिलाकर, जो सीडल मशीन है उसमें ही मिलाकर बोया, उसमें जाता है। और कहीं भी जो रासायनिक खाद नहीं लगते, जो जैविक वो गोबर गैस का खाद फसल को हमारी को लगता है। प्रिय भाइयों किसानों, हमें अब जैविक खेती के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारी और अच्छी फसल आए, आमदनी आए। और अब इनकी वो ग्रेड भी फसलों की आने लगती है, उसमें कितना केमिकल और कितना वो रासायनिक खाद डला है। तो अब जब हम उसको ग्रेड करते हैं अधिकारी लोग, तो हमारी फसल वो जो जैविक खेती की होती है उसके हमें दाम भी अच्छे मिलते हैं। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हम पूरी आशा करते हैं कि आज का यह अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हम आपकी प्रतिक्रिया का प्रतिदिन इंतज़ार भी करते हैं। यदि आप हमसे पत्राचार करना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com पर। और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कृषि से जुड़ी नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।